क्वेश्चन है कि किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। किस्कोग्राफ का आविष्कार किए थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस अपने भारत के वैज्ञानिक थे। किस्कोग्राफ नामक यंत्र से पेड़ पौधे की वृद्धि दर मापा जाता है। पेड़ कितना बढ़ रहा है, इस वृद्धि दर को मापने के लिए किस्कोग्राफ का यंत्र का प्रयोग करते हैं। और किस्कोग्राफ यंत्र का जो आविष्कार किए थे जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रडार का पूर्ण नाम क्या है। तो रडार का पूर्ण नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एरोप्लेन और वायुयान अगर पूरी तरीके से दिशाहीन हो जाता है तो उसको पता करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। एक चीज़ होता है सोनार। तो सोनार का उपयोग समुद्री नौ नेवी का कोई जहाज़ पूरी तरीक़े से अगर दिशाहीन हो जाता है तो उसको पता करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। और रडार का प्रयोग एरोप्लेन के पूरी तरीके से दिशा प्राप्त करने के लिए करते हैं। पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन पीएच पैमाना पे करते हैं। यानी पीएच स्केल पे ही पूरी तरीके से पता करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो पूरी तरीके से अम्ल होगा और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार होगा। अम्ल का स्वाद खट्टा लगता है और क्षार का स्वाद कड़वा लगता है। जिसका पीएच मान 7 होगा उसको उदासीन विलयन कहा जाता है और उदासीन विलयन का ना कोई रंग होता है ना कोई स्वाद होता है। पानी उदासीन विलयन का पूरी तरीके से उदाहरण है, इस बात को याद रखिएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन केवल फुल फॉर्म पूछा है बिहार दरोगा के परीक्षा में कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल पर अंक कितना अंकित होता है ये भी पूछा जाता है। 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। समुद्र के समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करते हैं। समुद्र के नीचे जो एक रेखा खींची जाती है समान लवणता वाले स्थान को उसको आइसोहेलाइन के रूप में हम याद रखेंगे। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शिट करता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जहाँ जहाँ समान लवण है ना पूरी तरीके से एक रेखा खींची जाती है उस रेखा को आइसोहेलाइन के रूप में हम लोग याद रखेंगे। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशामक के रूप में पढ़ते हैं। अग्निशामक फायर एक्सचेंजर में वाटर जेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। हेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो हेरोलॉजी के अंतर्गत समय मापने की ही पूरी तरीके से बात करते हैं। हेरोलॉजी का संबंध समय के मापने से ही संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखिए। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहा जाता है टाइपोलॉजी। स्नेहक के रूप में हम लोग पढ़े थे कि ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे मशीन में ग्रीस मोबिल ऑयल का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। घर्षण के बारे में एक सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। घर्षण कम होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। जैसे टाइल्स पे पूरी तरीक़े से बहुत चिकना सतह पे चलने में दिक्कत होती है और उखड़े सतह पे हम लोग आसानी से चल पाते हैं। तो जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ पूरी तरीक़े से चलने में दिक्कत होगा। तो बर्फ़ पे चलने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, टाइल्स उस पर चलने में दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। घर्षण कम होगा तो चलने में दिक्कत होगा। स्नेहक और घर्षण के अध्ययन को टाइपोलॉजी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। न्यूटन ही गति के नियम के बारे में पूरी तरीके से बताए थे। गति का 3 गो नियम है, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम। प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। दूसरा गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। फार्मूला होता है F बराबर ma और F बराबर ma को और तोड़ेंगे हम लोग तो F बराबर a बराबर हो जाएगा। a बराबर पूरी तरीक़ा से हो जाता है, यहाँ लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। v का मतलब होता है अंतिम वेग और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और t का मतलब समय होता है। यानी कि F बराबर m में m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। तो इन न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन के तीसरे गति नियम से क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हम लोग पूरी तरीक़े से फल पाएंगे। तृतीय गति नियम से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नाव से हम लोग कूदते हैं ना, तो जितना नाव पीछे की तरफ जाता है उतना ही हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम पे सिद्धांत पे काम करता है। किसी दीवार पे चोट लगाते हैं, मारते हैं तो चोट हमको भी लगता है पूरी तरीक़ा से, तो जितना ज़ोर से दीवार पे हम मारेंगे उतना ही ज़ोर से पूरी तरीक़ा से दीवार हमको भी एक प्रकार का धक्का देता है। वो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। न्यूटन ने गति का नियम का जो सिद्धांत है ना अपने पुस्तक में लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया और वो पुस्तक 1687 में लिखे थे। न्यूटन अपने गति के नियम का सिद्धांत प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखे थे जो 1687 में लिखे थे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम थे, जी के मान के बारे में पूरी तरीके से बताए थे। गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखिए, पार्सेक इकाई है दूरी का।
पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। आज हम लोग क्लास में भी पढ़े थे लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मतलब कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। जूल ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है और कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। 2-3 प्रकार का मात्रक होता है, थोड़ा सा समझिए। एक होता है सीजीएस का मतलब सी से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि लंबाई मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान मापेंगे ग्राम में और समय मापेंगे सेकंड में। तो ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक पूरी तरीक़ा से अर्घ होता है। उसी तरीक़ा से बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। एक बैरल कितने के बराबर होता है? 1 बैरल बराबर 10 डेसीलीटर होता है। तेल जो हम लोगों के पास बाहर से आता है ना, तो बैरल में आता है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर भी होता है। ये भी याद रखिएगा, 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है और 1 बैरल बराबर 10 डेसीलीटर भी डेसीबल होता है। सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ठीक है, और हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व मापते हैं। यहाँ आपको याद रखना है, हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व मापेंगे और हाइग्रोमीटर से पूरी तरीक़े से आर्द्रता मापेंगे। यहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है तो डी से डेंसिटी होता है। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे और सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रो नामक मीटर का यंत्र का प्रयोग करेंगे। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व के बारे में सबसे पहले बताए कौन थे? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक बताए थे और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व का परिभाषा मिल जाता है। जड़त्व का सीधा संबंध द्रव्यमान से है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत बार बताए भी है। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है कम, मिनिमम। पोल पर जी का मान होता है ज़्यादा और केंद्र पर जी का मान पूरी तरीक़ा से 0 होता है। तो केंद्र पर जी का मान 0 होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और ध्रुव पे जी का मान पूरी तरीक़े से ज़्यादा होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील हो जाता है। बिल्कुल, सबसे अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे सीखिए। कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे, यानी कि चंद्रमा से किसी वस्तु को मान लीजिए कि हम लोग गिराते हैं, तो ऊपर से गिराएंगे तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा इसलिए ले रहे हैं थोड़ा सा समझना आसान है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कम होता है। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, न्यूटन क्यों लिख रहे हैं? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पे 100 न्यूटन होगा, यानी कि इसका छठा भाग वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, इसीलिए वहाँ पे पूरी तरीक़ा से भार कम होगा। तो पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन होता है, भार में पूरी तरीक़ा से चेंज देखने को मिलता है। हवा में लोहे और एक लकड़ी के टुकड़े को हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। बिल्कुल, अगर यहाँ पे निर्वात दे देता है, यहाँ बोलता कि निर्वात में किसी वस्तु को हम लोग गिराएंगे तो निर्वात से किसी वस्तु एक पंख गिराएंगे और एक लोहा का टुकड़ा गिराएंगे, दोनों एक ही स्थान पे ही पृथ्वी पर पहुंचेगा। लेकिन जहां हवा बता दिया तो हवा बताया तो भारी वस्तु पहले गिरेगा और जो हल्का वस्तु होगा वो पूरी तरीके से बाद में गिरेगा। तो लकड़ी की गेंद पहले गिरेगी। क्वेश्चन आइए गया, निर्वात में लोहे और लकड़ी की एक समान गेंद को गिराते हैं तो जहाँ निर्वात होगा, जहाँ हवा नहीं होगा, हवा ही न वस्तु को रोकता है, घर्षण करता है तो रोकता है। जब हवा ही नहीं होगा तो दोनों वस्तु पूरी तरीक़े से पृथ्वी पर एक ही समान में गिरेगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, जी का मान पूरी तरीक़े से नहीं होगा, वहाँ वस्तु पूरी तरीक़े से भारहीनता का अभाव करेगा। खींचने वाला नहीं होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि वो भारहीनता का पूरी तरीक़े से अनुभव करेगा। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बारे में 2 पॉइंट और सीख लीजिए। बादल पूरी तरीक़े से कहाँ बनता है? तो बादल क्षोभ मंडल में बनता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है।
सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होता है, राजस्थान के जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह, जहाँ पे 9 सेंटीमीटर पूरी तरीक़े से वर्षा होती है। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? रेन गेज। और बादल की गति मापी जाती है नेफ्रोस्कोप में। बादल कम घनत्व के कारण पूरी तरीक़े से आसमान में तैरता है। बस इतना ही समझिए। मॉडल सेट 37, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। वही वर्षा के बूंद से ही संबंधित है। वर्षा का बूंद गोलाकार होना है पृष्ठ तनाव के कारण, और द्रव की बूंद संकुचित होकर छोटा छोटा जो बूंद है, छोटा छोटा एकदम एक सिकुड़ जाता है, क्षेत्र उसका कम हो जाता है, और क्षेत्र कम होने का कारण पृष्ठ तनाव ही पूरी तरीक़ा से होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन बना के पूछा गया है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये हम लोगों का साबुन का बुलबुला, और यहाँ पे पूरी तरीक़े से वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर। इसके यानी कि इसका अंदर का जो दाब होगा इससे ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? तो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा समुद्र के बुलबुले के अंदर का दाब होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है समुद्र के बुलबुले के अंदर का दाब। अगर कम होता तो ये बुलबुला बनता ही नहीं, बुलबुला फट जाता। फिर से समझ लीजिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसका आकार पूरी तरीके से बढ़ जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब कोई झील के ऊपर तली पर कोई बुलबुला आता है तो उसका आकार क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? कम घनत्व। अभी आपको बताया कि कम घनत्व के कारण ही बादल आसमान में पूरी तरीके से तैरता है। आगे क्वेश्चन देखिए, समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना % भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है? तो समुद्र के सतह पर ऊपर 1/10 भाग होता है और 9/10 भाग समुद्र के नीचे डूब जाता है। 1/10 वाला कंसेप्ट आपको हम बताए थे कि 10% ही उन एनर्जी एक उत्पादकता से दूसरे उत्पादकता में जाता है। 10 सेकंड तक आपके आँख पे प्रभाव पड़ता है। आँख पे प्रभाव कभी कभी 1/16 भी दिया जाता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और हम आपके कान बोल रहे हैं तो आपके कान तक 1/10 सेकंड तक वो प्रभाव पूरी तरीक़े से जा रहा है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। बिल्कुल, समुद्र में तैरना आसान होगा नदी की अपेक्षा, क्योंकि नदी समुद्र के घनत्व अधिक होता है। समुद्र में पूरी तरीक़े से नमक घुला होता है और नमक के घुले होने के कारण घनत्व अधिक होता है, और जब घनत्व होगा तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। और यहाँ से जो भी हम लोग नाव भेजते हैं ना, जो पहले नाव मान लीजिए कि हमारा नदी में चल रहा है और वो नाव पूरी तरीके से समुद्र में जाएगा तो नाव थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। नदी में चलाया गया नाव अगर समुद्र में प्रवेश करता है तो नाव थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 यहाँ पे वेग आपको याद रखना पड़ेगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कांच में कम होता है, क से कांच और क से कम, यही आपको याद रखना पड़ेगा। कांच में प्रकाश का वेग कम यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और वाटर में यानी कि पानी में पूरी तरीके से 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। त्रिविमीय आकार में लेजर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि क्या है? होलोग्राफी। जैसे कोई भी पुस्तक खरीदते हैं तो होलोग्राफी होता है त्रिविमीय आकृति देखने के लिए। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। टेम्परेचर ही डिपेंडेंट करता है, तापमान ज़्यादा होगा तो वो तारा ज़्यादा ही चमकीला दिखेगा और तापमान कम होगा तो वो ज़्यादा कम चमकीला दिखेगा। तो तारा का रंग सूचक करता है उसके टेम्परेचर पे, उसके तापमान पे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम डिग्री सेल्सियस तापक्रम का दोगुना होता है? यानी कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस के मान का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस का मान दुगुना होता है। इसको करके कभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त यानी कि सूर्य के डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही पूरी तरीके से संभव हो पाता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, इस बात को याद रखिएगा।
कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण वस्तु को क्या करके दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में बड़ा छोटा सा हमारा आईना लगा हुआ है और बड़ा बड़ा ट्रक को देखना है। यानी साइड मिरर के रूप में बड़ा सा ट्रक जा रहा होगा, बड़ा सा बस जा रहा होगा, उस बस को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो उत्तल दर्पण वस्तु को क्या करके दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मृग तृष्णा को मृग मरीचिका भी कहा जाता है। यानी कि कभी कभी आप रोड पे जाइएगा तो आगे लगेगा कि पूरी तरीक़ा से पानी है, लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं है। होता क्या है कि सूरज से जब प्रकाश आ रहा है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, TIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब किसी सतह पे प्रकाश आया और पूरी तरीक़ा से रिफ्लेक्ट कर गया, थोड़ा सा भी प्रकाश यहाँ पे रुका नहीं। यानी कि जितना प्रकाश आया वो सारा प्रकाश पूरी तरीक़ा से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हम लोग कहते हैं। धूप के चश्मे कितना पावर होता है? तो धूप के चश्मा का पावर 0 डायोप्टर होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? थर्मोस्टेट का मतलब, थर्मो का मतलब तापमान और स्टेट का मतलब एक सीधी रेखा में। टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखना को ही थर्मोस्टेट कहा जाता है। तापमान को समान बनाए रखने की परिस्थिति को थर्मोस्टेट कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखा जाता है। जो फ्रिज में खाना रखा जाता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही खाना को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। मॉडल से 38। तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनते हैं। बिल्कुल ओस नहीं बनते हैं। क्यों ओस नहीं बनते हैं? तो वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाएगी। वाष्पीकरण की दर तेज़ होगी, जब हवा बहेगा तो वाष्प पूरी तरीके से ओस वाष्प बन के उड़ जाएगा। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब हम लोग 2 लोग बात कर रहे होंगे साधारण रूप से, जब ज़्यादा हल्ला नहीं करके, तो 30 से 40 डेसिबल पूरी तरीके से ऊर्जा होती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है डेसिबल में मापी जाती है। जब 2 लोग ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, ठहाका लगा के पूरी तरीके से हंस भी रहे हैं, तो 50 से 60 डेसिबल पूरी तरीके से होगा। आराम से बात कर रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए फिर से दोनों क्वेश्चन। आराम से बात कर रहे होंगे 30 से 40 डेसिबल, और जब ज़ोर से बात कर रहे होंगे तो 50 से 60 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दृश्य प्रकाश का प्रयोग हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। दृश्य प्रकाश का जो सिद्धांत है ना, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। टेलीविज़न के दूरस्थ और नियंत्रण किस प्रकार की प्रकाश के द्वारा किया जाता है? अवरक्त किरण। टेलीविज़न का जो रिमोट होता है ना, उस रिमोट से अवरक्त किरण निकलता है और वहीं से हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये रिमोट के बारे में ही पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण को किस प्रकार के तरंगों के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो रिमोट में यही अवरक्त किरण होता है और हमारे यहाँ पे टीवी लगा होता है, वो टीवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पे पूरी तरीक़ा से आधारित होता है। यानी कि प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रभाव पे पूरी तरीक़ा से ये काम करता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। जो निप्पो बैटरी होता है, घड़ी का जो बैटरी होता है, सूखा सेल के रूप में उसको याद रखेंगे ड्राई सेल, और ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा पूरी तरीके से प्रयोग होती है। एक कार के बैटरी में विद्युत अपघटक कौन सा होता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है और H2SO4 को अम्ल का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 के रूप में हम लोग इसको याद रखेंगे, और कार के बैटरी में H2SO4 डाला जाता है। टंगस्टन का खोज किसने किया था? विल्हेम सीले और टर्बन वर्गमैन के द्वारा किया गया था। टंगस्टन से हमारा बल्ब का फिलामेंट बनता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बिजली का बल्ब जल रहा होता है तब उसका गलनांक 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए, हैलोजन लैंप का तंतु किस प्रकार का मिश्रण है? तो हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम का पूरी तरीक़ा से मिश्रण होता है। मानव शरीर सूखा हुआ जो शरीर है, विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? यानी कि जो अपना शरीर है ना, 10 के पावर 6 ओम प्रतिरोध पूरी तरीक़ा से सह सकता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट का मतलब मरकरी। पहले का मरकरी जो हुआ, आप तो मरकरी LED मरकरी है कि उसमें कोई गैस नहीं भरा जाता, लेकिन पहले का जो मरकरी होता था उसमें आर्गन और मरकरी वाष्प, मरकरी वेपर का मतलब मरकरी वाष्प, मरकरी का मतलब पारा का वाष्प भरा जाता था। पारा द्रव धातु के रूप में हम लोग याद रखते हैं। पारा से मिनी माता रोग होता है। पारा सिनेबार का अयस्क है। फ्लोरोसेंट
ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वही मरकरी के बारे में ही बात कर रहा है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मतलब पारा और नियॉन दोनों को पूरी तरीके से इसमें भरा जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, प्रतिवर्ती धारा का मतलब AC और AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। प्रतिवर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट को AC लिखा जाता है और दिष्ट धारा को हम लोग DC पूरी तरीके से लिखते हैं। इन दोनों को बदलने के लिए रेक्टिफायर नामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट और प्रतिवर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। तो DC को AC में बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर जो क्लास में हमारा लगा हुआ है इन्वर्टर, DC का मतलब बैटरी, और बैटरी से हम लोगों का प्रोजेक्टर चलता है, पंखा चलता है, तो पंखा AC से चलता है, तो वो इन्वर्टर लगा हुआ है ऊपर और वही इन्वर्टर क्या करता है? दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदल देता है। सूरज में ऊर्जा का स्रोत, तो सूरज में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूरज से पूरी तरीके से ऊर्जा मिल जाती है। नाभिकीय संलयन में ना ऊर्जा जो, बोलिए अच्छा ठीक है, एक मिनट। दिष्ट धारा यहाँ तक इस फिर से समझाते। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को एक रेक्टिफायर कहा जाता है। प्रतिवर्ती धारा का मतलब होता है AC, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो AC को DC में बदलने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं मशीन, उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब डायोड जो होता है ना, डायोड हम लोग जो उपयोग करते हैं कभी कभी देखिएगा दुकान पे, तो डायोड को ही रेक्टिफायर के रूप में याद रखिएगा। रेक्टिफायर से AC को DC में बदलता है। आगे क्वेश्चन देखिए। दिष्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा को DC लिखा जाता है और DC को AC में बदलने के लिए, DC का मतलब बैटरी, तो बैटरी को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इन जो हमारे हम लोगों के क्लास में लगा हुआ है DC बैटरी है और उसको AC में बदलना है तो इन्वर्टर लगा के पूरी तरीके से हम उसको बदल लेते हैं। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ के 2 हाइड्रोजन जुड़ता है और हीलियम का निर्माण करता है और इसी हीलियम का निर्माण करने के कारण अपार मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसी को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही काम करता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मॉडल सेट 39 के बारे में देखिए। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक एक प्रकार की भट्टी है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। परमाणु रिएक्टर को खोज किए थे एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वही परमाणु भट्टी का पूरी तरीके से आविष्कार किए थे। परमाणु भट्टी को ही परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। आणविक भट्टी के रूप में परमाणु भट्टी को हम लोग याद रखेंगे। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर एक यंत्र है। जैसे थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर मापा जाता है, उसी प्रकार से पायरोमीटर यंत्र से अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। सूरज का ऊर्जा मापना होगा ना, सूरज का एनर्जी कितना तापमान है उसको मापने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तापमान मापने के लिए पायरोमीटर और नॉर्मल टेम्परेचर तापमान मापने के लिए फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, रूमर और केल्विन से हम माप लेंगे। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आर्सेनिक 74 का ट्यूमर के इलाज करने के लिए करते हैं, यानी कैंसर के समय में जो ट्यूमर होता है उसको इलाज करने के लिए करते हैं। कोबाल्ट 16 क्वेश्चन याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज करने के लिए भी करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए, और आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव किरण भी पूरी तरीके से ट्यूमर के पता लगाने के लिए ही करते हैं। कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। आंत के रोगियों के निदान करने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? एक किरण का प्रयोग करते हैं, एक किरण से ही पूरी तरीके से एक्सरे करके और पता कर लेते हैं। एक्स किरण का खोज कौन की? तो रोंटजा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको हम लोग याद रखेंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम। भारत में थोरियम का भंडार केरल में, केरल अपना यहाँ है, केरल में ही थोरियम का भंडार है। थोरियम मोनाजाइट मिट्टी से मिलता है, जैसे सिनेबार से पारा मिलता है उसी प्रकार से मोनाजाइट मिट्टी से थोरियम का पूरी तरीके से, थोरियम नामक बालू है और उसी बालू को पूरी तरीके से प्रोसेसिंग करके थोरियम हम लोग बना लेते हैं। थोरियम परमाणु का ईंधन है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है, बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है। जैसे पारा का मुख्य स्रोत क्या था? सिनेबार था, उसी प्रकार से थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है।
पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करते हैं? तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि से करते हैं। और जीवाश्म की आयु पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 के तहत करते हैं। कार्बन 14 का मतलब C14, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण हुआ है ना, समय बताया गया है, वो C14 के तहत ही पूरी तरीके से बताई गई है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, इसको कार्बन 14 कहा जाता है, C14 को ही कार्बन 14 के रूप में हम लोग याद रखेंगे। जीवाश्म का मतलब कि जिसमें जीव का अंश हो उसको जीवाश्म के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी जीवाश्म होंगे सब में कार्बन होता है, और वही कार्बन के पता, कार्बन जब पृथ्वी के नीचे दबेगा और दबने के बाद जब निकालेंगे और उसमें पता करेंगे कितना कार्बन है, और जितना कार्बन होगा उसी अनुसार अनुमान हम लोग बना लेंगे कि ये वस्तु, ये सामान इतना ही पुराना था। C14 समस्थानिक का खोज किसने किया था? F किल्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F किल्वी नामक वैज्ञानिक C14 समस्थानिक का खोज किए थे। कोबाल्ट 16 में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? कोबाल्ट 16 में गामा किरण उत्सर्जित होती है, और कोबाल्ट 16 का प्रयोग जो हम करते हैं कैंसर के इलाज करने के लिए करते हैं। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन क्षमता का मतलब छेद देना, भेद देना। तो वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? गामा किरण की। 3 प्रकार का किरण होता है, थोड़ा सा यहाँ देखिए। एक होगा अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा। इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 3 होता है। कई बार सेट में मिलेगा, आपको पूरी तरीके से याद रखिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा 3 प्रकार का रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव किरण है। अल्फ़ा का मान 1 होता है, बीटा का मान 2 होता है, और गामा का मान 3 होता है। रेडियो धर्मी पदार्थ अल्फ़ा बीटा गामा उत्सर्जित करता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अति चालक का लक्षण अनंत पारगम्य। अति चालक का मतलब बहुत अच्छा चालक, जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो, यानी कि रुकावट ना हो, तो वो चालक पूरी तरीके से अति चालक के रूप में हम लोग याद रखेंगे। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सी बहुलक प्रयोग करते हैं? तो बुलेट प्रूफ वस्तु को प्राप्त करने के लिए पॉलीकार्बोनेट का ही प्रयोग पूरी तरीके से करते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग बना लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मृग मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर घर फाइबर योजना शुरू किया गया है, यानी कि कुछ दिन के बाद अपने गांव में इंटरनेट की व्यवस्था होगी, वाईफाई की व्यवस्था होगी, तो हर घर फाइबर योजना शुरू किया गया। उसी में हर गांव में दोहराया गया है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से संचार की व्यवस्था में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे नरेंद्र कपानी थे। नरेंद्र कपानी की मृत्यु हाल फिलहाल में हो गई थी, और इसीलिए अभी मध्य निषेध वाला जो परीक्षा हुआ था उसमें ऑप्टिकल फाइबर के संस्थापक, ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे उनके बारे में पूरी तरीके से पूछा गया था। संचार के लिए पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था है तो ऑप्टिकल फाइबर के कारण है। समुद्र के बीचों बीच ऑप्टिकल फाइबर घुमाया गया है, और जहाँ जहाँ इंटरनेट चलाना है वहाँ वहाँ ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरीके से घुमाना होगा। और हर घर फाइबर योजना के तहत हर गाँव में ऑप्टिकल फाइबर घुमाया जा रहा है। आपके भी गांव में पूरी तरीके से घूम गया होगा, पता करिएगा। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो गैस इंजन चलता है इधर, हाँ ठीक है, इधर चलता भी है। बिल्कुल, डेमलर ने पूरी तरीके से किया है। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन एंड रेडिएशन। लेज़र किरण पूरी तरीके से होता है, लेज़र लाइट हम लोग बांटते थे पहले। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। रडार का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रडार वायुयान की दिशा अगर पूरी तरीके से पता नहीं चलता है तो उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। परमाणुवीय नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणुवीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणुवीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में अंतर है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1930 में खोजी गई थी। 1930 में ही CB रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में CB रमन को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पूरी तरीके से सम्मानित किया गया था। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है? और कॉल काटिएगा नहीं, ना तो मेरा जुड़ेगा। कितना ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म हो जाएगा। लास्ट है? ना लास्ट नहीं है, 3-4 का और होगा। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक, जहाँ तक हो रहा है उसको कर रहा है। 46 तक है। ठीक है, इसको कर, ज़्यादा नहीं है, 3-4 का और होगा।
आगे देख लीजिए, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने की अधिक कष्ट क्यों होता है? तो भाप का गुप्त उष्मा अधिक होता है। कल भी हम लोग बात किए थे कि गर्म पानी से हाथ नहीं जलता है, लेकिन भाप से पूरी तरीक़े से हाथ जल जाता है। तो भाप से हाथ जलने का मेन कारण है कि भाप की गुप्त उष्मा, छुपा हुआ उष्मा अधिक होता है, इसलिए भाप से हाथ हमारा जल जाता है। रॉकेट का आकाश में उड़ना क्या? कौन ही लगाए हैं कौन? हाँ, लगाए हैं। रॉकेट का आकाश में उड़ना और भरना किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट उड़ना रेखीय संवेग के ही सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर संवेग संरक्षण नहीं रहे तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर पूरी तरीके से काम करता है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिवस के बराबर होता है? तो एक चंद्र दिवस पृथ्वी की 28 दिन के बराबर, यानी पृथ्वी का 28 दिन और चंद्रमा का 1 दिन पूरी तरीके से बराबर होता है। पृथ्वी का 1 दिन और चंद्रमा का 28 दिन दोनों बराबर होगा। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाता है। लिफ्ट में 3 प्रकार की स्थिति होती है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होगा तो भार हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। लिफ्ट अगर नीचे आ रहा होगा आराम से तो भार मेरा क्या होगा? कम होगा, भार कम होगा। और लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो भार हमारा पूरी तरीक़े से शून्य हो जाएगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे आ रहा होगा तो भार घटेगा, और लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार शून्य होगा। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर खड़ी वस्तु का भार शून्य हो जाए? पृथ्वी जितना गति से घूम रहा है अगर उससे 17 गुना तेज गति से घूमने लगे ना, तो भूमध्य रेखा का मतलब पृथ्वी के बीचों बीच की चंद्रमा रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। वहाँ किसी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि तेज घूमने से गुरुत्वाकर्षण का मान पूरी तरीक़े से कम हो जाता है। जितना ज़्यादा हम वस्तु को घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। जैसे मान लीजिए कि लोहा का एक टुकड़ा ले लिए और चुंबक को घुमा रहे हैं, तो चुंबक स्थिर होगा तब ना आकर्षण शक्ति बढ़ेगा। चुंबक को पूरी तरीके से इसको नचा रहे हैं, इसका दिमाग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा घुमाएंगे, जितना ज़्यादा तेज़ घूमेगा, उतना ही चुंबक का तो पूरी तरीके से कम की तरफ कम प्रभावित होगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का प्रयोग तार के रूप में नाइक्रोम का तार हम लोग प्रयोग करते हैं हीटर में, इस बात को याद रख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश बराबर 9.4 से गुणा पर 15 मीटर और 12 किलोमीटर होता है। अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? फ़ारेनहाइट पैमाना में यही क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में निचला बिंदु कितना? 32 और ऊपर वाला बिंदु कितना होता है? 212। यही तो क्वेश्चन है। हिमांक का मतलब कितना डिग्री पे बर्फ़ जमेगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और कितना डिग्री पे पानी खौलेगा? तो 212 डिग्री पर। आगे देखिए, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लेक्टोमीटर यंत्र से हम दूध की शुद्धता माप लेते हैं। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही कपड़ा हम लोग को पूरी तरीके से सर्फ में अच्छे तरीके से धो लेते हैं। कितने हर्ट्ज तक अनुभूति मानव अपने कानों के द्वारा अनुभव कर सकता है? तो मानव का जो कान है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक पूरी तरीके से सुन सकता है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वेधन क्षमता सर्वाधिक हम लोग बात किए थे, गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। मॉडल सेट 42, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री का पेन का स्याही निकल जाता है? तो वायुमंडल दाब कम होगा, पेन का स्याही पूरी तरीके से बाहर होगा। आगे देखिए, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितना ऊंचाई तक जाता है? कल बताए थे सेट में, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा तो वो वस्तु 24 घंटा में पूरी तरीके से परिक्रमा करेगा। उसी को भूअस्थायी उपग्रह कर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रूप में याद रखा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। प्रकाश पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा, छड़ी टेढ़ा प्रतीत होगा, इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। यानी भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम अप्सरा हुआ करता था। गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। ठोस में होता है चालन विधि से होता है ठोस में। और सूरज की रोशनी में विकिरण विधि से होता है। अभी बात किए थे सुबह में पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण।
तो विकिरण विधि से किस में होता है? सूरज में होता है। गैस और द्रव में संवहन विधि से होता है। ठोस में किस विधि से होता है? चालन विधि से। कहने का मतलब है कि लोहा का छड़ हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो लोहा का छड़ हम गर्म यहाँ कर रहे हैं और चालन विधि के तहत यहाँ तक भी पूरी तरीक़ा से गर्म हो जा रहा है। सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का हो? यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल का। चिड़ियों का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम पे काम करता है? न्यूटन के तीसरे गति नियम पे काम करता है। जैसे चिड़िया का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, सब किसके अनुसार? न्यूटन के तीसरे गति नियम पर ही काम करता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर किसी वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब का किस प्रकार बनता है? तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद में लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है? असंजक बल के कारण पूरी तरीके से। 2 प्रकार का बल होता है, ससंजक बल और असंजक बल। तो असंजक बल के कारण ही डाक टिकट पूरी तरीके से चिपक जाता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। हम बोल रहे हैं, आपके कान तक 1/10 सेकंड तक प्रभाव हो रहा होगा। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? सूरज के तापमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो अधिकतम तापमान मापने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एक बहुत सारा रिपीटेड है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। तो पायरोमीटर नामक यंत्र से हम लोग अत्यधिक टेम्परेचर मापते हैं। और सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो सूरज के तापमान मापने के लिए भी हम लोग पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना % भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। आगे देखिए 43 नंबर मॉडल सेट। दूध से मक्खन निकालने की प्रवृत्ति में अपकेंद्री बल होता है। बिल्कुल, दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्री बल 2 प्रकार का बल होता है, एक अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का मतलब केंद्र की तरफ और अपकेंद्री बल का मतलब केंद्र से बाहर। तो दूध से मक्खन निकालेंगे तो रही के बगल में मक्खन होगा, तो केंद्र से बाहर ही पूरी तरीके से हो रहा है, तो केंद्र के बाहर होगा तो अपकेंद्री बल होगा, और केंद्र के तरफ होगा तो ये क्या होगा? अभिकेंद्री बल होगा। मौत का कुआं वाला जो गाड़ी चलाता है अभिकेंद्री बल के कारण चलाता है। दूध से दही निकालता है अपकेंद्री बल के कारण निकलता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं अपकेंद्री बल के कारण धोते हैं। कपड़ा धोएंगे तो कपड़ा यही सब बाहर की तरफ आ जाता है। देखिएगा, जिनके घर पे होगा बताइएगा। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं। 12 mv²। फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। हमको इसके कोई मतलब नहीं है, इसको काट देंगे, हटा देंगे। भी के बारे में बात चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन में पूरी तरीक़ा से चाल के बारे में बात हो रहा है, तो चाल का मतलब भी होता है। तो v² फार्मूला होगा, तो फार्मूला में कितना बता रहा है? 2 गुना बता रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे या पूरी तरीक़ा से कितना होगा ना? 4 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन हार्मोन है और एसिटिलीन गैस है। एसिटिलीन गैस कहाँ से निकला था? कैल्शियम कार्बाइड पे पानी डाले थे और पानी डालने के बाद एसिटिलीन गैस निकल गया। ठहरी हुई मोटर, हमको गीत आ गया था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री को पीछे की तरफ हो जाना। बिल्कुल, 2 प्रकार का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब गाड़ी चल रही है अचानक रुक गई, गाड़ी रुकी हुई अचानक चल दी, तो गाड़ी रुकी हुई अचानक चल दी तो क्या बोलेंगे? विराम का जड़त्व। और गाड़ी चल रही है और एकाएक रुक गई तो क्या बोलेंगे? गति का जड़त्व। तो ये जड़त्व के कारण ही पूरी तरीके से संभव हो पाता है। पेड़ को हिलाएंगे, डाली को हिलाते हैं तो आम नीचे टपकता है, ये भी किसके कारण? जड़त्व के कारण होता है। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोमबत्ती। मोमबत्ती एक प्रकार का रसायन है और प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है।
कौन सी तरंग निर्वात में संचरित नहीं करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में संचरित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग ही प्रकाश तरंग है, प्रकाश निर्वात में गमन करती है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रकाश की तरह काम करता है और यह भी निर्वात में गमन करेगा। निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा नहीं हो उसको निर्वात के रूप में याद रखेंगे। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान होगा, धीरे धीरे गिरे तो मौसम साफ, बल्कि धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होगा और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अस्थायी चुंबक किस प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, स्टील से अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग, एक मिनट रुकिएगा, आगे देखिए, छोड़ दीजिए। अस्थायी चुंबक किस प्रकार के पदार्थ से बनता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ से बनता है, इसमें स्टील से बनता है। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ, जो पहले क्वेश्चन में मिला था। सूरज के निकटतम ग्रह बुध परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पे कितना होगा? 600 न्यूटन होगा। न्यूटन क्या होता है? तो भार का ऐसे मतलब न्यूटन होता है। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला जिनको 2 विषयों में पूरी तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी रेडियम का खोज की थी। 44। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 होता है। टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक की सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व का ही पूरी तरीके से लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिरका का प्रयोग करते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक शब्द NaOH यानी हाइड्रा जिसको कहा जाता है। दीमक मारने वाली दवा किस रसायन से बनता है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यही BHC का पाउडर हम लोग गेहूं में डालते हैं घून को मारने के लिए। किसे लाल द्रव के रूप में उपनाम से जाना जाता है? तो लाल द्रव पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। लाल द्रव को सिंदूर के रूप में भी पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को कार्बाइड के कंपनी में आग लगा था और कार्बाइड के कंपनी को कहा वही MIC मिथाइल आइसोसिएनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। हीरा की कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। बिल्कुल, हीरा चतुष्फलकीय होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया था, हीरा चतुष्फलकीय, और वही चतुष्फलकीय के कारण हीरा पूरी तरीके से कठोर होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? यूरिया में। और मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा धातु का पूरी तरीके से मिश्रण किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम रूप से कहीं वर्षा कराना होगा तो सिल्वर आयोडाइड से बादल बना लेंगे और वो बादल पूरी तरीके से पानी बना के यहाँ आ जाएगा। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और कोलतार बनाने की विधि अलग किया जाता है आंशिक आसवन से। आंशिक आसवन विधि से हम लोग तेल, शुद्ध पेट्रोल और डीजल को पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं। तेल चित्र, ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर, आज भी क्वेश्चन था सेट में, आप लोग देखेंगे सेट नंबर 12 नहीं देखेंगे देखिएगा, ऑनलाइन वाले लोग भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ नहीं जुड़ा था, टास्क क्लास में नहीं आता है। ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेकर गोताखोर जाता है। गोताखोर का मतलब समुद्र में जो डुबकी लगाने वाला व्यक्ति होता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल हमारे आमाशय में बनता है और वही जीवाणु को नाश करता है। लास्ट 45 नंबर मॉडल सेट, धैर्यपूर्वक सुनिए, घबराना नहीं है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम है पाड़ा और अधातु का नाम है ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पाड़ा और अधातु का नाम है ब्रोमीन। DDT का फुल फॉर्म पूछा गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेल। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेल।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो खाना को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में और फास्फोरस को पूरी तरीके से जल में रखा जाता है। आतिशबाजी के समय हरा रंग किसके कारण? बेरियम के जब हम लोग फटाका उड़ाते हैं तो उसमें हरा रंग निकलता है, तो हरा रंग निकलने का कारण बेरियम और लाल रंग निकलने के कारण स्ट्रांसियम। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण निकलता है और हरा रंग बेरियम के कारण निकलता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ का क्या नाम था? यूरिया था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रास। 4 प्रकार का कोयला होता है, समझिए। एक एंथ्रासाइड, एक बिटुमिनस, एक लिग्नाइट और एक पीट। APL। एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा कोयला, तब बिटुमिनस, तब लिग्नाइट और तब पीट। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सबसे अच्छा कोयला कौन होगा? एंथ्रासाइड होगा। सर्वाधिक जिसमें कार्बन होगा वही सबसे अच्छा कोयला होगा। कार्बन का प्रतिशत जिस कोयला में सबसे ज़्यादा होगा वो कोयला सबसे अच्छा होगा। तो पीट में कार्बन क्या होगा? कम होगा, तो पीट कोयला सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत कैसा होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। जैसे नॉन स्टिक बर्तन हम लोग खरीदते हैं ताकि जलता नहीं है, तो टेफ्लॉन का पूरी तरीके से परत चढ़ा होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और वो जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। कुआं में डाल देते हैं ताकि वो सब मर जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान पूछा गया परीक्षा में 6.023 × 10⁻23 होता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसीलिए श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। और लाल फास्फोरस उतना ज्वलनशील नहीं होता, इसलिए इसको पूरी तरीके से बाहर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में। अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए क्वेश्चन आपको बता दिए थे, सल्फर का प्रयोग करते हैं। और स्टील को मजबूती प्रदान करने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। सल्फर का मतलब गंधक होता है। स्वचालित वाहनों में सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होता है? जम्मू कश्मीर में जाने पर पेट्रोल जम जाता है और पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए इथाइल ग्लाइकोल मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल वहाँ पे टंकी में जमे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। इसको हाइपो कहा जाता है। जो रील हम लोगों का पहले निगेटिव साफ़ करते थे ना, इसी सोडियम थायोसल्फेट से साफ़ करते थे। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। और 0.001 मिलीमीटर को क्या लिखेंगे? 1/1000 लिखेंगे। आगे देखिए, केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रोंटगन को दिया गया था। कौन थे रोंटगन? एक्स किरण का खोज किए थे। एक्स किरण का खोज कौन किए थे? रोंटगन किए थे। और नोबेल केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को पूरी तरीके से दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तब तक ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम का डिस्कशन यूट्यूब पे पूरी तरीके से डालेंगे और वहाँ से आप लोग पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।